स्टार्ट हो गया या अभी? अच्छा, काफी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं क्योंकि बीच में अनप्लान्ड 2 छुट्टियां हो गई और कहते हैं एक मेरी कुछ मसरूफियत आ गई, तो हमारी बेसिकली 3 क्लासेस जो हैं वो डिस्टर्ब हुई। तो आज इसका 2 क्लासेस का मेकअप आज हो जाएगा और एक क्लास जो है वो हम फिर बाद में मे बी नेक्स्ट वीक में करेंगे, क्योंकि एक ही वीक में सारा मेकअप किया तो वो कंटेंट बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा, आई थिंक हजम नहीं होगा। ओके, तो हम बेसिकली हमने क्लासेस का इंट्रोडक्शन लास्ट टाइम किया था और पिछली 3-4 क्लासेस से हम असल में 2-3 एग्जांपल्स लेके चले। ठीक है, पहले हमने वो ईयर के 2 डेट्स के दरमियान डेज निकालने वाली एग्जांपल की, उसके बाद हमने एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की कैलकुलेटर की। ठीक है, और उसके अंदर हमने नए कॉन्सेप्ट कुछ देखे, टोकनाइज करना, पार्स करना। ये C++ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं थे, ये इस प्रॉब्लम से रिलेटेड थे, यानी कि आपने अगर कैलकुलेटर बनाना है तो हम उसमें देख रहे थे कि क्या क्या किया जा सकता है। तो अगर वो आपको पूरी तरह नहीं भी समझ आए तो प्रॉबेबली आपकी, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको C++ समझ नहीं आ रही, उसका मतलब है कि आपको वो उस एग्जाम्पल को समझने में मुश्किल हो रही है। ठीक है, बीच में क्योंकि हमने 3-4 चीजें की हैं, मैं फॉर्मली चाह रहा हूं कि 2-3 चीजों को ना हम थोड़ा सा क्विकली कवर करके गए थे, उसमें 1-2 चीजें मिस हो गई थी जो मैं चाह रहा हूं कि टू स्टार्ट विद कवर कर दूं। पहली चीज जो है वो रिलेटेड टू फंक्शंस है। हमने फंक्शंस पढ़े थे। फंक्शंस में हमने क्या चीज पढ़ी थी कि अगर मैंने एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, लेट्स से कि मैं एक सिंपल सा फंक्शन बनाना चाहता हूं जो कि लेट्स से फैक्टोरियल कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो एक नंबर पास करूंगा, इंटीजर। ठीक है, सो हमने कहा था कि फंक्शन को हमने सोचना है एक डब्बे की तरह है। ठीक है, कि एक डब्बा है जिसकी कोई इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। ठीक है, तो अब लेट से मैंने एक डब्बा बनाना है जो कि फैक्टोरियल का काम करता हूं। ठीक है, तो उसकी कुछ इनपुट्स हैं, कुछ आउटपुट्स हैं। तो क्या इनपुट होनी चाहिए इसकी? कितनी इनपुट्स होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। एक क्या? कोई भी नंबर हो। ठीक है, तो ये int टाइप का एक नंबर हो और जवाब क्या होना चाहिए? वो भी एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, सो आउटपुट भी एक इंटीजर होगी। ठीक है, अच्छा, सो अगर मैंने ये फंक्शन बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक तो मैं लेट से ये मैंने लिखा हुआ है मेन। ठीक है, और इसमें मैं कोई कहता हूं कॉल करना चाहता हूं फंक्शन को। ठीक है, तो फंक्शन के लिए हमने कहा था कि 3 चीजें हैं। ठीक है, पहली चीज है उसकी प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या है? वो मेन से ऊपर हम लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने फैक्टोरियल बनाना है तो मैं सबसे पहले लिखता हूं कि वो रिटर्न क्या करेगा, यानी कि ये चीज जो उसकी आउटपुट है। उसके बाद स्पेस डाल के फंक्शन का नाम, लेट्स से मैं पूरा नाम लिख लूं फैक्टोरियल, और इसके बाद इधर में इसको किस टाइप की इनपुट चाहिए होगी। ठीक, और इसके आगे मैं सेमीकोलन लगा दूं तो ये दिस इज जस्ट अ डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये आपकी एक डिक्लेरेशन है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज है कि फंक्शन का जो मैंने कोड लिखना है, कोड मैं कहां पर लिखता हूं? अमूमन चाहे तो मेन के ऊपर लिखते हैं, चाहे तो मेन के नीचे लिखते हैं। मेन के ऊपर लिख दिया और फिर इस डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कॉल कर रहे होंगे, असल इसका मकसद क्या है? C++ या C का और अक्सर दूसरी लैंग्वेजेस का भी ये रूल है कि कोई भी चीज यूज करनी है उससे पहले वो डिक्लेयर हुई होनी चाहिए। आप बता दें कि ये एक वैलिड चीज है जो मैं बाद में कहीं पे बना दूंगा। ठीक है, यहां पर हम फंक्शन लिख देंगे। अगेन यहां पर एग्जैक्टली जो ये चीज है तकरीबन यही लिखेंगे हम, सिर्फ इसके आगे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे बल्कि इसके आगे फंक्शन की बॉडी लिख देंगे। ठीक है, और इस जगह पर मैं क्या लिखूंगा? इसके अंदर सिर्फ इंट नहीं लिखना, यहां पर डाटा टाइप काफी है, सारा नाम कोई लिख दे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
कंपाइलर उस नाम को इग्नोर ही करता है जो भी आपने इधर लिखा हो, ठीक। सो मैं इधर कहता हूं लेट से इंट एक्स कहता हूं लेट से, या एन कहता हूं, ठीक है। और फिर मैं इसके अंदर इसका कोड लिख दूंगा, ठीक है। अभी मैं इसका कोड नहीं लिखता, मैं कहता हूं जो भी ये करेगा उसने अगर इंटीजर रिटर्न करना है तो वो किसी पॉइंट पे रिटर्न कर देगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या थी कि इसको कॉल कैसे करना है। कॉल करने के लिए अगर ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो मैंने अगर यहां पर कोई भी इंटीजर y लेट से लिखा हुआ तो मैं y इज इक्वल टू या इंट z इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ y लिख सकता हूं, ठीक है। लेट से मैं कहता हूं y इज इक्वल टू 10, सो ये मुझे 10 का फैक्टोरियल रिटर्न कर दे, ठीक है। तो यहां तक चीज क्लियर है, ये तो हम पहले कर चुके हैं। तो ये तो जिस रिपीट टेलीकास्ट एक तरह की होगी कि हमने ये चीजें की हुई हैं। तो तीन चीजें थी, एक फंक्शन की डिक्लेरेशन, ठीक है, ताकि जब भी हम यूज करें, जो कि मेन में जिस तरह यूज कर रहे हैं, तो इससे पहले फैक्टोरियल को डिक्लेयर किया हुआ है, बना नहीं हुआ इससे पहले फैक्टोरियल, लेकिन हमने डिक्लेयर किया हुआ, तो कंपाइलर को जब यहां पर फैक्टोरियल का लफ्ज मिलेगा तो कंपाइलर एरर नहीं देगा। अब क्योंकि हमने थोड़ी सी टोकनाइजेशन टच कर ली हुई है तो कंपाइलर असल में यही काम कर रहा होता है, एक एक करके वर्ड्स उठा रहा होता है और देख रहा होता है कि भाई कोई वैलिड इनवैलिड चीज तो नहीं आई, और हमें बता देता है कि भाई इतने एरर है, ठीक है, जब हम कंपाइल करते हैं। एक होगी डिक्लेरेशन, एक होगी डेफिनेशन और एक फंक्शन कॉल, ठीक है। सो ये तीन चीजें। सर अगर इसको सिर्फ कॉल फंक्शन को कॉल करके वहां सी आउट करवा दूं तो कभी कभी गवर्नमेंट वैल्यू शो करता है वो, अगर मैं इधर कॉल करके नहीं करेगा, हाँ नहीं, कभी भी नहीं करेगा ऐसा, अनलेस कि आपने कुछ गलत किया हो, ठीक है। अगर आपने उसको कोई ऐसा इंटीजर दिया है जो कि ठीक इंटीजर ही है और उसका फैक्टोरियल जो है वो 32 बिट में आ जाता है, फिर ये गार्बेज वैल्यू नहीं देगा। आप एक स्पेसिफिकली फैक्टोरियल के प्रोग्राम की बात कर रहे हो या कोई भी फंक्शन, नहीं, कभी भी फंक्शन ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। सो अगर ऐसा हो रहा है तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि वहां पर गलती क्या की है, मुझे दिखा देना लाग, ठीक है, मैं उसको चेक कर लूंगा कि क्या मसला है, ठीक। और करना है, ठीक है। तो जिस तरह हमने सम किया था, सो काइंड ऑफ उसी तरह का एक लूप है, लेकिन अब हम 4 से शुरू हो जाए, एक एक माइनस करते जाए और एक वेरिएबल में, लेट से मैं कहता हूं रिजल्ट जो है ना, उसको एक वेरिएबल में रिजल्ट बना लेता हूं, ठीक है। सो मैं कहता हूं इंट रिजल्ट, इसको किसी वैल्यू देने की जरूरत है स्टार्ट में, इसको शुरू में हम 1 की वैल्यू दे सकते हैं क्योंकि मैं बार बार मल्टीप्लाई करके इसके अंदर वैल्यू सेव करना चाहता हूं, ठीक है। सो मैं चाहता हूं कि अगली दफा मैं इधर 1 पड़ा हुआ है, इंट आई इज इक्वल टू एक्स, सॉरी ये बार बार बीच में हो जाएगा, आई की कंडीशन क्या होगी, पहले असल में करना क्या है, मैंने बाद में माइनस माइनस करना है, ठीक है। तो आई वो चीज है जो कि बार बार मल्टीप्लाई हो रही है, 4 से शुरू हुई, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो ये कम होता जा रहा है, तो मैंने माइनस माइनस आई या आई माइनस माइनस लिख दूं तो ठीक है। तो दरमियान में कंडीशन क्या लगेगी, जब तक आई ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो यहां पर क्या लिखूं इस लूप के अंदर, रिजल्ट को कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, रिजल्ट अगर उसी चीज में मल्टीप्लाई करके लिखवाना हो तो इट्स बेटर कि आप स्टैरिक इज इक्वल टू लिख दें, ठीक है। इसका क्या मतलब है, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू दैट थिंग, ठीक है। रिजल्ट स्टैरिक इज इक्वल टू आई, और फिर जब इस लूप से बाहर आ जाए तो क्या करें, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। ये छोटा सा प्रोग्राम था इसलिए मैंने बना दिया, वरना मेरा अभी मकसद ये नहीं था, क्योंकि ये फंक्शन की एग्जांपल तो हम पहले भी कर चुके, ठीक है। तो यहां तक चीज क्लियर आगे, ठीक है। अच्छा, अब जो चीज मैं करना चाह रहा था, जिसकी वजह से मैं फंक्शन दोबारा डिस्कस कर रहा हूं, वो ये है कि हमने इसमें एक चीज ये पढ़ी थी कि यहां पर ये जो वेरिएबल y है, जब मैं इसको पास करूंगा, ठीक है, तो जब इस यहां पर मैंने नाम रखा हुआ है x, यहां पर मैंने नाम रखा हुआ y, तो क्या इससे कंपाइलर एरर आएगा, फंक्शन के इधर मैंने नाम रखा हुआ है x, लेकिन यहां से पास कर रहा हूं, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये एक अलग ब्लॉक है, ये एक
अलग ब्लॉक है। इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो इधर से एक्सेस नहीं हो सकते, इसके वेरिएबल इधर से एक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। सो अगर मैंने इधर y इसको पास किया है तो मेमोरी में क्या होता है, ठीक है, मेमोरी में आपके पास y एक वेरिएबल था जिसको वैल्यू हमने दे दी 10, ठीक है। सो जब प्रोग्राम चलना शुरू होता है, ठीक है, सो ये सारे वेरिएबल क्रिएट नहीं होते, आप जिस ब्लॉक में जाते हैं उसके वेरिएबल उस टाइम पे क्रिएट होते हैं। यानी कि आप मेन में आए, मेन में y भी यूज हो रहा है, z भी यूज हो रहा है। सो आपने एक y बना दिया, एक z बना दिया, y में वैल्यू 10 लिखवा दी, z में इस वक्त गार्बेज वैल्यू, ठीक है। गार्बेज वैल्यू का मतलब है क्योंकि हमने कोई वैल्यू नहीं दी तो मेमोरी में जो भी पहले से वैल्यू पड़ी हुई थी वो पड़ी हुई होगी और हमें नहीं पता कि वो पहले क्या थी, डिपेंड्स के तो पहले कोई प्रोग्राम चल रहे होंगे, उनके जो भी वेरिएबल होंगे तो हमें नहीं पता। तो z में कोई वैल्यू है जो कि हमें नहीं पता क्या, ठीक है। जब आप इस लाइन पे आए, ठीक है, अभी तक ये x वगैरह क्रिएट ही नहीं हुआ, ठीक है। ये क्रिएट तब होते हैं जिस वक्त आप फंक्शन कॉल करते हैं। मैंने यहां से फंक्शन कॉल की तो अब ये y ही मैंने x में असल में x को देना था, लेकिन मैं इसी का नाम x नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, एक नया वेरिएबल बन जाएगा x, ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू कॉपी हो जाएगी, ठीक है, y की जो भी हमने पास की, ठीक। तो इसको हम कहते हैं पासिंग बाय वैल्यू, ठीक है। क्या कहते हैं, पासिंग बाय वैल्यू, कि आप इसको वैल्यू पास करते हैं, आप इसको एग्जैक्टली ये वाला वेरिएबल एक्सेस नहीं हो रहा। अब अगर मैं इधर आकर x को प्लस प्लस कर दूं तो y पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y 10 ही था, प्लस प्लस करूंगा तो इधर 11 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस कर दूं ये 9 हो जाएगा। मैं इधर नया वेरिएबल ना बनाता, ठीक है, मैं इधर कहता, मैं ये वाला ब्लॉक खाली छोड़ देता, ठीक है, मैं कह देता x ग्रेटर देन 1, x माइनस माइनस रिजल्ट स्टैटिक इज इक्वल टू x, ठीक है। स्टिल यही काम होना था, ठीक है। क्यों, यहां पर मैंने कुछ इनिशियलाइज नहीं कराया, मैंने कहा कि भाई x ही को मैं कम करना शुरू कर दूंगा और इससे y पे कोई फर्क नहीं पड़ना था। क्यों, y को जब मैंने पास इसको कॉल किया था तो उसकी एक कॉपी बन गई, ठीक है। तो ये मैं मतलब पहली चीज जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि जनरली जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन कॉल पे वेरिएबल की कॉपी बनती है, ठीक है, उसकी वैल्यू पास होती है, ठीक है। इसी फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और तरीके के भी लिख सकते हैं। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि लेट्स से कि मैं इसके अंदर कहता हूं कि इफ x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, सो एक मिनट, x is equal to 1, return 1, else return x into factorial of x minus 1, ठीक है। ये बात समझ आ रही। इस पे हमने क्या किया, हमने कहा कि ये इसमें हमने फैक्टोरियल ही को दोबारा कॉल कर लिया, ठीक है। हमने क्या किया कि भाई अगर x 1 के इक्वल है तो 1 रिटर्न करना, वरना x इंटू फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1 कॉल, ठीक है। सो लेट्स से कि मैंने इसको वैल्यू दी 4, लेट्स से मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है, मे बी मैं इसको ब्लैंक ही कर दूं इस वक्त, ठीक है, क्योंकि मैं इस वक्त, ये बोर्ड सही आ रहा है या लाइट ऑन कर दूं कामरान, ठीक है यार, बस सही है फिर, ओके। अच्छा, सो ये जो फंक्शन के लोकल वेरिएबल बनते हैं ना, ये हम कहते हैं ये मेमोरी में आप समझो कि यहां पर बनते हैं, ठीक है। सो उसके लिए मेमोरी की एक अलग जगह हमने रखी, ठीक है, जो आपके जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर मेन है, सो आपने सबसे पहले मेन कॉल किया, सो आपके पास एक वेरिएबल बन गया y जिसकी वैल्यू हो गई 4, ठीक है, एक वेरिएबल हो गया z जिसकी वैल्यू थी z की, अभी गार्बेज वैल्यू है क्योंकि आप अगर इधर से चलते हुए आए हैं, अभी हम फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। सो अब मैंने अगर फंक्शन कॉल किया यहां से फैक्टोरियल का,
ठीक है। फैक्टोरियल का फंक्शन कॉल किया तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि इस फंक्शन के वेरिएबल बना दो, ठीक है। सो अब आपने फैक्टोरियल के लिए वेरिएबल बनाना शुरू किए, ठीक है। आप इस ब्लॉक में आए, इस ब्लॉक में आपको एक एक्स चाहिए था और बेसिकली और कुछ भी नहीं चाहिए था, ठीक है। सो आपने क्या किया, आपने फैक्टोरियल के ब्लॉक में एक वेरिएबल बना दिया एक्स और उसके अंदर ये वाली वैल्यू कॉपी कर दी 4 जो आपने पास की थी, ठीक है। अब इधर जाके हमने कहा कि अगर तो ये 1 के इक्वल है तो 1 ही रिटर्न कर दो, ठीक है। सो यहां पर हम अमूमन रिटर्न के लिए भी एक जगह बनाते हैं, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स से कि मैं उसको फिलहाल इग्नोर करूं, या चलो बना देता हूं। इधर रिटर्न करने की इसकी एक जगह थी जिसमें उसने क्या रिटर्न करना था वो कॉपी करना, ठीक है। फिलहाल तो 1 नहीं करना था क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं थी। आप एल्स में आ गए, आपने कहा कि अच्छा क्योंकि ये 1 नहीं है तो x इंटू फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1, क्योंकि हमें पता है कि 4 फैक्टोरियल जो है ना, इसको मैं कह सकता हूं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कह सकता हूं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और 2 को कह सकता हूं 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता है तो हम उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अच्छा, सो मैं आपको बेसिकली जो एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ये एक तो पास बाय वैल्यू का ये मतलब है कि ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है। दूसरा ये कि स्टैक मेमोरी में ये जो फंक्शन के लिए वेरिएबल बनते हैं ये उस वक्त बनते हैं जिस वक्त आप फंक्शन कॉल करते हैं, उससे पहले नहीं बनते, ठीक है। सो इनको बास का हम स्टैक कहते हैं, ठीक है। एक मतलब टेक्निकल टर्म यूज होती है, मैं उससे आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, लेकिन बट यू शुड नो द टर्म्स। स्टैक हम इसको कहते हैं, ठीक है, ठीक है। स्टैक जो होता है वो एक समझो एक ऐसी चीज है जिसमें आप जो सबसे आखिर में चीज मतलब एक चीजों को लेट से मैं एक दूसरे के ऊपर स्टैक करना शुरू कर दूं, ठीक है। मैंने एक बुक रखी, उसके ऊपर एक और बुक रखी होगी, तो सबसे पहले कौन सी बुक मैं उठाऊंगा जो मैंने सबसे आखिर में रखी होगी, ठीक है। जो सबसे पहले रखी थी वो सबसे नीचे चले, तो इसका क्योंकि स्ट्रक्चर उस किस्म का है इसलिए हम इसको स्टैक कह देते हैं, ठीक है। सो अभी मैं आगे बताऊंगा कि क्यों उस तरह का। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने फैक्टोरियल कॉल किया तो मैं प्रोग्राम चलना शुरू हुआ, हमने y भी बना दिया, z भी बना दिया, हम फैक्टोरियल में गए, फैक्टोरियल में इफ ट्रू नहीं था एल्स ट्रू था, अब दोबारा फैक्टोरियल कॉल हुआ। सो अब दोबारा जब फैक्टोरियल कॉल हुआ तो उसको हमने x माइनस 1 पास किया है, x माइनस 1 क्या होगा 3। सो लेकिन जब फैक्टोरियल दोबारा कॉल होगा इसका मतलब है दोबारा एक दफा वेरिएबल बनेंगे और यहां पर नया वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। यानी इसने अपने आप को कॉल कर लिया, ठीक है। और जब अपने आप को कॉल किया तो क्या हुआ, एक और दफा फंक्शन कॉल हुआ। ये वैल्यू जो है ना x माइनस 1 यानी कि x की वैल्यू इस वक्त 4 थी, 4 से माइनस 1 किया तो क्या वैल्यू बनी 3, वो आपने फैक्टोरियल ही को पास की, ठीक है। फैक्टोरियल को पास की तो एक नया फैक्टोरियल के लिए मेमोरी में जगह बनी, ठीक है। उसमें नए वाले फैक्टोरियल फंक्शन का वेरिएबल x था, ठीक है। उसके अंदर क्या वैल्यू आएगी, उसके अंदर 3 वैल्यू आई, और ऑब्वियसली इसने एक वैल्यू रिटर्न भी करनी है। लेकिन जब आप इधर पहुंचेंगे, अब आप दूसरी दफा इसी फंक्शन में पहुंचे, ठीक है, इसी फंक्शन के अंदर पहुंचे, आपने अब आपको वैल्यू आई थी 3 को आपने चेक किया कि वो 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल तो नहीं थी। आपने कहा अच्छा मैं दोबारा फैक्टोरियल कॉल कर लेता हूं, दोबारा फैक्टोरियल कॉल करूंगा और x माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 बार। सो अब मेमोरी के अंदर एक और दफा फैक्टोरियल के लिए मेमोरी की जगह बनेगी और इसको वैल्यू क्या जाएगी 2, ठीक है। इसको मैं कहता हूं कॉल 1, इसको मैं कहता हूं कॉल 2, इसको मैं कहता हूं कॉल 3, मतलब पहली कॉल, दूसरी कॉल, तीसरी, अब तीसरी दफा कॉल हो रहा है ना। एक मेन ने कॉल किया था, फिर आपने एक मेन ने कॉल किया था, फिर आप फैक्टोरियल ने खुद एक दफा कॉल किया, फैक्टोरियल ने खुद दूसरी दफा कॉल किया, ठीक है। अब 2 के साथ जब कॉल हुआ तो फिर इधर वैल्यू क्या आई 2 पे आपने दोबारा चेक किया वो 1 के इक्वल नहीं है, फिर आपने क्या किया x इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। सो 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, ठीक है, 2 माइनस 1 क्या होगा 1। तो अब आपने दोबारा फैक्टोरियल कॉल किया तो इधर इसकी कॉल 4 बन गई, ठीक है। अच्छा ये मेमोरी में खुद ही हो रहा है, हम नहीं कर रहे, मेमोरी में खुद ही हो रहा है। इसके अंदर अब 1 पास हो गया, 1 पास हुआ तो अब ये 1 के साथ ये क्या करेगा रिटर्न 1 कर देगा। इसने क्या रिटर्न किया
इसने कहा कि यार ये रिटर्न वैल्यू है, ये 1 है, ठीक है। ये इसने इसको वापस पास कर दी, ठीक है। इसको वापस पास की तो इसको इधर 1 रिसीव हुआ, ठीक है। इसको 1 रिसीव हुआ, ये फंक्शन जैसे ही खत्म होगा इसके वेरिएबल खत्म हो जाएंगे। इसने उस 1 को मल्टीप्लाई किया विद जो इस वक्त x की वैल्यू थी। x की वैल्यू क्या थी? 2 इंटू 1 क्या बना? 2 ही रहा। तो इसकी रिटर्न वैल्यू हो गई 2। ये इसने वापस रिटर्न कर दिया जिसने इसको कॉल किया था। जब इसने रिटर्न किया तो ये फंक्शन खत्म हो गया। फंक्शन खत्म हो गया तो इसको 2 चला गया, ठीक है। इसको 2 चला गया, इसने 2 को मल्टीप्लाई किया विद अपनी वैल्यू ऑफ x, वो क्या थी? 3। सो 2 इंटू 3 क्या हुआ? 6। ये क्योंकि खत्म हो गया था तो ये मेमोरी से फ्री होगी इसकी, ठीक है। अच्छा, आप ये देख रहे होगा कि मेमोरी किस तरह से, मैं जो समझाना चाह रहा था वो ये है कि जब फंक्शन कॉल होते हैं ना तो मेमोरी इस तरीके एलोकेट हो रही होती है, ठीक है। सो मेमोरी पे जो लास्ट में फंक्शन कॉल हुआ होता है ना वो सबसे पहले वो फ्री होता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली जिस फंक्शन के अंदर आप बैठे हुए हैं वो रिटर्न करेगा तो आप उससे पिछली वाली कॉल में चले जाएंगे, वो रिटर्न करेगा तो उससे पिछली वाली कॉल में चले जाएंगे। सो इवेंचुअली आपका जो सबसे आखिर में कॉल हुआ है वो सबसे पहले खत्म होगी उसकी मेमोरी, ठीक है। तो यहां पर आप पहुंचे, अब 6 आपने ऊपर वाले को रिटर्न किया तो ऊपर वाले ने क्या किया? 6 को x से मल्टीप्लाई किया जो कि 4 था। 6 इंटू 4 क्या हो गया? 24, ठीक है। सो 24 आ गया। 24 जब आ गया तो फिर क्या होगा? ठीक है, अब इसने 24 रिटर्न कर देना मेन को, ठीक है। सो मेन में आपने 24 रिटर्न किया और वो आपने क्योंकि z के अंदर कॉपी किया हुआ था तो आपके पास इधर 24 z में आ गया। सो इसका 4 का फैक्टोरियल यही है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आपके पास 24। सो मैं आपको जो इस वक्त बताना चाह रहा था वो ये था कि ये इसको हम बाज़ का नाम दे देते हैं रिकर्सिव कॉल, ठीक है। रिकर्सिव का लफ्ज का मतलब है कि ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल कर रहा हो, ठीक है। इसमें फैक्टोरियल अपने आप को कॉल कर रहा था, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिकरियन की जरूरत नहीं होती, मतलब जिस तरह मैंने इससे पहले जो कोड लिखा था लूप लगा के वो यही काम ही कर रहा था, लेकिन एट टाइम्स रिकरियन बड़े नीट सोल्यूशन बनाती है, ठीक है। इस केस में तो ये उस तरह लिख लेता, इस तरह लिख लेता तो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं था। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा जस्ट एज अ फूड फॉर थॉट, आप एक प्रॉब्लम है टावर ऑफ हेनोए, ठीक है, जो जरा कह लें कि ज्यादा अंदर घुसना चाहते हैं। वो x -1 वो x रिप्लेस हो जाएगा उसकी जगह। हाँ, एक दफा कॉल किया फैक्टोरियल तो वो x की फ्री वैल्यू आ गई, उसने उसको x में सेव नहीं करेगा। ये भी मैंने जो बताया एग्जैक्टली यही होगा ना कि हर कॉल के लिए नया वेरिएबल बनेगा। जब पहली दफा आपने कॉल किया तो आपने x-1 के साथ फैक्टोरियल कॉल किया, ठीक है। ये आप x में सेव नहीं करा रहे, आपने x-1 पास किया इसको, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 ही है, ठीक है। आपने x-1 करके फैक्टोरियल को कॉल किया तो उससे नई वैल्यू, नया वेरिएबल बन गए। सो इस वक्त जब ये चारों कॉल हुए थे तो हमारे पास 4 x पड़े हुए थे मेमोरी में, ठीक है। एक x पहली कॉल का था, एक दूसरी कॉल का था, एक तीसरी कॉल का था, एक चौथी, हर एक का अलग-अलग x था जो एक दूसरे को एक्सेस नहीं कर सकते थे, ठीक है। सो ये वाली चीज समझ आ रही है। सो इनको बात हम स्टैक फ्रेम्स कहते हैं और इस पूरी चीज को स्टैक कहते हैं क्योंकि इसमें जो आखिर में चीज एक्सेस हो रही है ना वो सबसे पहले वो खत्म होगी, ठीक है। और क्यों हम ऐसा करते हैं कि आप सारे वेरिएबल पहले से ही क्यों नहीं बना लेते? इसलिए क्योंकि मेमोरी कीमती होती है, ठीक है। मेमोरी में आपका प्रोग्राम है, उसमें हो सकता है कि बड़ी बड़ी एरेज बनानी हो, ठीक है। उन बड़ी बड़ी एरेज को आप पहले से ही बना के रख लें तो वो आप मेमोरी ज़ाया कर रहे होगे, ठीक है। और मेमोरी जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम यूज कर रहे होते हैं। इस वक्त आपकी एक ही मेमोरी है और जो कुछ भी चल रहा है कंप्यूटर पे वो सब उसी मेमोरी को यूज कर रहे हैं। सो इसलिए मेमोरी का यूजेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, सो बाज़ कात हम ये चाह रहे होते हैं कि ये जो काम है ना कि ये जो वैल्यू पास होते हैं, बाज़ कात हम चाह रहे होते हैं कि ये ना हो बल्कि हम एक्चुअल वाले वेरिएबल में ही चेंज करना चाह रहे होते हैं, ठीक। मतलब मैंने अगर इधर y = 4 पास किया तो मैं हो सकता है किसी स्पेसिफिक टाइप में, किसी
केस में यही चाह रहा हूं कि मैं उस y को ही चेंज करना चाह रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मेरे पास, वैसे तो बहुत छोटा सा केस है, इसके लिए आप वैसे ही कोड लिख सकते हैं, लेकिन लेट से कि मैं फंक्शन से ये काम करना चाहता हूं कि मेरे पास, मैं इसको मिटा देता हूं और लेट से मैं कहता हूं इंट x इज इक्वल टू 10, इंट y इज इक्वल टू 100, ठीक है। सो मेरे पास मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल है x, एक है y, इसमें क्या पड़ा हुआ है 10, इसमें पड़ा हुआ है 100, ठीक है। और मैं सिंपली इनको स्वैप करना चाहता हूं। स्वैप का मतलब है कि मैं इसको इसमें लिखवाना चाहता हूं, इसको इसमें लिखवाना। ऑब्वियसली ये मैं बगैर फंक्शन के भी कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक फंक्शन ही लिख लूं, ठीक है। अच्छा, फंक्शन को मैं क्या करूंगा, x और y पास करूंगा, और मैं फंक्शन से एक्सपेक्ट क्या करता हूं कि जब फंक्शन वापस आए उस वक्त x y में चला गया और y x में चला गया। सो पहली चीज है कि जो डब्बा मैं बनाने जा रहा हूं इसकी इनपुट्स कितनी है, 2। किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। आउटपुट कितनी है, आउटपुट कितनी है, एक भी नहीं। मैं क्या चाहता हूं फंक्शन से कि वो उन्हीं दोनों को चेंज कर दे, मैंने कुछ वापस नहीं भेजना, ठीक है। समझ आ रही है ना बात। मैं चाहता हूं भाई मैं उसको एक्स वाई पास करूं, वो उन दोनों को चेंज कर दे। अच्छा, ऑब्वियसली अगर मैंने 10 को इधर लिखवाना है और 100 को इधर लिखवाना है तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से कि पहले मैं कहता हूं मैंने ये काम मेन नहीं करना होता, फंक्शन ना लिखता, तो मैंने क्या करना था, x इज इक्वल टू वाई कर देता और y इज इक्वल टू एक्स कर देता। पहला सोल्यूशन यही ध्यान में आता है। इससे क्या होगा, इससे तबाही हो जाएगी, ठीक है। तबाही क्या होगी, जब आप x इज इक्वल टू वाई करेंगे तो क्या होगा, इधर 100 आ जाएगा, तो x तो ओवरराइट हो गया। अब जब आप कहोगे y इज इक्वल टू एक्स तो यही 100 दोबारा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो 10 था, जैसे ही आपने x इज इक्वल टू वाई किया तो वो 10 जो है वो ओवरराइट हो गया, वो खत्म हो गया, ठीक है। तो जब भी आपने इस किस्म का काम करना हो जिसको स्वैपिंग टाइप का, तो वहां पर हमें थोड़ा सा एहतियात से काम लेना पड़ता। तो इट्स काइंड ऑफ कि आपके पास 2 ग्लास है और एक ग्लास में पेप्सी है और एक ग्लास में दूध है, ठीक है, लेट से, और आप दूध और पेप्सी को आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं। सो कैसे करेंगे, आपको एक तीसरा ग्लास चाहिए होगा। आप इस पेप्सी को डालेंगे उस वाले ग्लास में, दूध को डालेंगे इस वाले ग्लास में और पेप्सी को उठा, सो यू नीड सम अदर वेरिएबल, ठीक है। सो मैं कहता हूं कि इट z इज इक्वल टू, इसको मैं बिठा देता हूं, चलो मैं अब दोबारा करता हूं जी। सो अब मेरे पास ये पेप्सी पड़ी है और ये दूध पड़ा है, ठीक है। सो आई नीड समथिंग एल्स, लेट से मैं कहता हूं z, और मैं सबसे पहले क्या करूं, इनमें से किसी एक को इसमें लिखवा दूं। लेट से मैं कहता हूं पहला स्टेप मैं करूंगा कि मैं x को इसमें मूव कर दूंगा, स्टेप 1, ठीक है। सो 10 इधर आ जाएगा, ठीक है। स्टेप 2 क्या करूंगा, अब क्योंकि ये सेव हो चुका है तो इसको अब मैं इधर मूव कर सकता हूं, ठीक है। सो स्टेप 2, ये y को मैं सॉरी x और इसको मैं लेट से कहता हूं z, और तीसरा स्टेप क्या करूंगा, z को उठा के y में मूव कर दूंगा, ठीक है। और इसको अगर मैंने इधर लिखना हो तो मैं क्या करूंगा, इट z इज इक्वल टू, स्टेप 1 क्या है, z इज इक्वल टू x, दूसरा स्टेप क्या है, y इज इक्वल टू, नहीं x इज इक्वल टू y, ठीक है। ये ध्यान से करना है, ठीक है, क्योंकि x सेव किया हुआ है। अब x को ओवरराइट कर सकते हैं, x के ऊपर लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हमारे पास उसकी एक कॉपी पड़ी हुई है, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, z इज इक्वल टू एक्स, एरो जिस तरफ जा रहा है ना वो इक्वल टू x इज इक्वल टू z, ठीक है। x के अंदर z लिखवाना है, ठीक है, z के अंदर x नहीं लिखवाना, ठीक है। सो ये एरो की जो हेड जिस तरफ जा रहा है ना वहां पर लिखवा रहे हैं, ठीक है। सो ये समझ आ रही है, ठीक है। सो मैं ये कहता हूं कि ये वाला काम जो है ना ये मैं मेन में करने के बजाय, ठीक है, लेट से कि मैं कोई ऐसा कोड लिख रहा था जिसमें ये काम बार बार होना था,
ठीक है। कोई लेट से 50 दफा होना था तो मैं हर दफा ये वाला काम नहीं करना चाहता। मैं कहता हूं यार इसके बजाय मैं एक फंक्शन लिख लूं जिसको मैं 2 वेरिएबल पास किया करूं तो वो उनको चेंज कर दे, ठीक है। एक्स को वाई में ले जाए, वाई को एक्स में ले जाए। सो इसका मतलब है कि मेरे फंक्शन में 2 इनपुट होंगी और आउटपुट कोई नहीं होगी। लेट से इस फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूं स्वैप, क्योंकि हम नॉर्मल अंग्रेजी में इस काम को स्वैप करना कहते हैं कि आप एक चीज को दूसरी चीज से स्वैप कर दें, ठीक है। सो इसकी प्रोटोटाइप क्या बनेगी? वॉइड, अगर कुछ रिटर्न ना करना हो तो सबसे पहले वॉइड स्वैप, ठीक है। मे भी इसका हम साथ साथ कोड ही लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये तो लेट से मैं लिख क्यों नहीं रहा भाई। हैश इंक्लूड क्या होता था हमारा, ये सबको याद होता है वैसे मैंने देखे। लेट से मैं, और इसके बाद क्या करते हैं हम, मेन और रिटर्न 0, क्योंकि ये तो हमने ऑलमोस्ट इस कोर्स के सारे प्रोग्राम्स में ही करना है, तो ये तो हम वैसे ही रोबोट की तरह आकर फौरन लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूं जो कि क्या काम करे, स्वैप करने का काम करे, ठीक है। और स्वैप करने के लिए मुझे जो फंक्शन बनाना है उसकी कितनी इनपुट्स हैं? कोई इनपुट नहीं है, सॉरी क्या आउटपुट है? आउटपुट कोई नहीं है। सबसे पहले हमने बताया आउटपुट, और उसके बाद मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया, और उसके बाद इनपुट क्या है? 2 इंटीजर्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये फंक्शन की प्रोटोटाइप बना दी, या इसको हम बात का प्रोटोटाइप कहते हैं, बात का डिक्लेरेशन कहते हैं। ये एक ही चीज को कहने के 2-3 तरीके, ठीक है। सो कहीं पे प्रोटोटाइप लिखा आ जाए, कहीं पे डिक्लेरेशन लिखा आ जाए, तो डोंट गेट कंफ्यूज। इसका मतलब यही है कि आपने डिक्लेयर की। और फिर मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन लिखूं, सो मैं यहां पर मुझे सेमीकोलन एक तो खत्म करना पड़ेगा, दूसरा लेट्स इनको कोई नाम देने पड़ेंगे। तो मैं कहता हूं कि इंट एक्स और इंट वाई, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन में अगर इन दोनों को आपस में स्वैप करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है? एक नया वेरिएबल बनाना है, ठीक है। सो मैं कहता हूं इंट z इज इक्वल टू एक्स, और मैं फिर कहता हूं y इज इक्वल टू, नहीं, आप x को ओवरराइड कर सकता हूं, x इज इक्वल टू y, और फिर मैं कहता हूं, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। बाज़ बात हम ऐसे टेम्पररी वेरिएबल को नाम देते हैं टेम्प, ठीक है। अक्सर कोड्स में आपको टेम्प का नाम मिलेगा, और फिर आप जब ज्यादा प्रोग्राम लिखना शुरू कर दे, जल्दी जल्दी में बनाया हुआ मैं टेम्प 1, टेम्प 2, टेम्प 3, टेम्प 4 इस तरह शुरू हो जाते हैं। बट अच्छे कोड्स में टेम्प्स जो है ना वो थोड़े बहुत तो होते हैं, क्योंकि टेम्पररी वेरिएबल का नाम आप टेम्प रखेंगे, लेकिन बहुत सारे नहीं होते, ज्यादातर आप उनका नाम कोई मीनिंगफुल रख लेते। सो इस केस में क्योंकि ये वाकई टेम्पररी है तो हम इसको टेम्प नाम रख सकते हैं, ठीक है। जनरली ये वाले नाम रिकमेंडेड नहीं है कि आप ABCD शुरू कर दें और उसके बाद जब Z तक पहुंच जाए तो ABBCC इस तरह लिखना शुरू कर दें, उसके बजाय मीनिंगफुल नाम रखें, ठीक। लेकिन जहां पर लेट से XY है ये ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 2 इनपुट्स हैं X और Y आपने दे दी। जनरली हम वेरिएबल्स के लिए X और Y अलजेब्रा में बाकी जगहों पर यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह लूप के अंदर एक आई यूज करने में कोई हर्ज नहीं है, उसके लिए पूरा इंडेक्स लिखने के बजाय आई लिख दें तो ये बिल्कुल कॉमनली हम इस तरह कर रहे होते हैं, तो कोई हर्ज नहीं। क्या मैं ये करूंगा तो ये स्वैप करेगा या नहीं करेगा? पहले बस क्या मैं अगर मेन के अंदर 2 वेरिएबल बनाऊं, लेट से मैं कहता हूं इंट एक्स इज इक्वल टू 10, इंट वाई इज इक्वल टू 100, और उसके बाद मैं स्वैप कॉल कर लूं और उसको x भी पास कर दूं और y भी पास कर दूं, और इसके बाद मैं कहूं सी आउट x इज इक्वल टू x, ठीक है। और फिर मैं लेट से इसी में ही कहता हूं, नेक्स्ट लाइन में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको पता ही होगा,
ठीक है, स्लैश एन वाई इज इक्वल टू, लेट्स स्पेस पे डाल देते, ठीक है, वाई एंड एल, ठीक है। सो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या मैं ये वाला प्रोग्राम रन करूं तो x की क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए और y की क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए? x की 10 ही होगी और y की 100 ही होगी। क्यों? हाँ, रिटर्न कुछ नहीं हुआ, रिटर्न तो हमने करना भी नहीं था, हमने तो x को इधर ले जाना था, y को इधर ले जाना था। क्योंकि जब मैं क्यों नहीं होगी, ठीक है, ये बात ठीक कह रहे हैं कि नहीं होगी, और ये कह रहे हैं कि इसलिए नहीं होगी क्योंकि फंक्शन तो मेन के वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता। सो फंक्शन ने जो कुछ भी किया है उससे मेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो असूली तौर पर एक्स अगरचे मैंने स्वैप कॉल किया है, लेकिन इधर एक्स की वैल्यू 10 ही रहनी चाहिए, वाई की 100, क्योंकि फंक्शन जो है वो मेन के वेरिएबल्स को तो एक्सेस कर ही नहीं सकता था। सो अगर मैं इसको रन करूं तो रन करके देख लेते हैं, ठीक है, क्या कहेगा जी। अगर एरर ना कहा तो फिर ओके। सो इसके प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज सेट नहीं हुई, ठीक है, कहाँ गई प्रॉपर्टीज, इससे नीचे थी, लिंकर में जाना था, सब सिस्टम में जाना था, और सब सिस्टम हम कंसोल कर देंगे तो इसको पता चल जाएगा कि अगर मैं कंट्रोल F5 से रन करूं तो ये एक्चुअली कंसोल के लिए इंटेंडेड एप्लीकेशन है, ठीक है, ओके। सो x की वैल्यू 10 ही रही, y की वैल्यू 100, सो हमारा काम नहीं हुआ। लेकिन ये एक ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन है जब हम खुद चाहते हैं, नॉर्मली तो हम नहीं चाहते कि एक फंक्शन जो है वो मेन के वेरिएबल्स में दखल अंदाजी करे, ठीक है। सो हम जितना चीजों को अलग-अलग रख सकें उतना हम पसंद करते हैं, ठीक है। जिस तरह हम नॉर्मली भी, मतलब एक लेवल तक आपके दोस्त आपके होते हैं, एक आपके घर के मामले होते हैं, अलग-अलग सब कंपार्टमेंटलाइज किया होता है, ठीक है। तो इसी तरह इधर भी आपने, हम चाहते हैं कि ये मेन का घर है, ये उस फंक्शन का घर है, नॉर्मली यही होता है। लेकिन इस स्पेसिफिक केस में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते ये हैं कि वो दखल अंदाजी करे, ठीक है, और वो मेन के वेरिएबल एक्स को उठाए और वाई की जगह पर रख दे और वाई को उठाए दो। सो जब आप ये करना चाहते हैं तो फिर आप, क्योंकि अभी क्या हुआ है, अभी ये हुआ है कि आपके पास दो वेरिएबल थे, एक्स और वाई, ठीक है, इसकी वैल्यू थी 10, इसकी वैल्यू थी 100। आपने स्वैप का फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर भी एक्स और वाई थे, तो मेमोरी में अलग जगह बनी अगेन एक्स और वाई की, लेकिन ये स्वैप वाले एक्स और वाई थे, ठीक है। इस पे 10 चला गया, इस पे 100 चला गया, उसने इनको स्वैप कर दिया, उसने अपने वाले वेरिएबल्स के अंदर 100 इधर कर दिया, 10 इधर कर दिया। लेकिन जब ये फंक्शन रिटर्न हुआ तो ये वेरिएबल तो वैसे ही खत्म हो गए, तो हमने तो सी आउट मेन में कराया हुआ है, मेन में जाके जो सी आउट करवाया वो तो ये वाले वेरिएबल करवाना, ठीक है। सो लेकिन हम इस स्पेसिफिक केस में चाहते थे कि ये वाला फंक्शन एक्चुअल वाले वेरिएबल को ही एक्सेस करे, नए वेरिएबल ना बनाए, ठीक है। जब हम ये करना चाहते हैं ना, तो हम उसके लिए C++ में तरीका है जिसको हम कहते हैं पास बाय रेफरेंस, ठीक है। इसके लिए वर्ड यूज होता है पास बाय रेफरेंस, ठीक है। सो बहुत बिल्कुल माइनर सी चेंज से आप ये काम कर लेते हैं। और वो चेंज क्या है, वो चेंज ये है कि आप इधर आके जहां पर ये फंक्शन बना रहे हैं इसमें एंड के आगे एंड लिख देते हैं, ठीक है। सो बल्कि इसके साथ ही लिख देते हैं, ठीक है। स्पेस डाल दें ना डालें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप यही काम आप डिक्लेरेशन में भी करेंगे और डेफिनेशन में भी करेंगे। जो चीज आपने बाय रेफरेंस पास करनी है, ठीक है, जिस तरह मैंने इधर ये दोनों बाय रेफरेंस पास करनी, ठीक है। अब इस एंड का मतलब यह है, मैं कंपाइलर को बता रहा हूं कि आपने एक्स और वाई इस फंक्शन के लिए अलग से नहीं बनाने, जो भी मेन के अंदर ने मुझे वेरिएबल पास किए ना, ये भी वही वाले वेरिएबल ही है, कोई नए वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अब आपका काम असूली तौर पर हो जाना चाहिए। अब अगर मैं इसको रन करूं
तो अब x में 100 की वैल्यू चलेगी, y में 10 चलेगी। तो इसका मतलब है कि क्योंकि हमने तो इनिशियली 10 किया था और 100 किया था, ये उलट के, ठीक है। अच्छा, एक और छोटी सी चीज कि इन नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर भी मैंने XY दिया हुआ, ऊपर भी XY दिया हुआ है। यहां पर मैं XY की जगह कोई और दे देता नाम, लेट से मैं इधर AB दे देता, ठीक है, और इधर भी AB पास कर देता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेट से इधर भी A इज इक्वल टू A कर दूं और इधर में B इज इक्वल टू B कर दूं, क्योंकि कंपाइलर को इन नामों से नहीं पता चल रहा कि ये मैंने इसको वैल्यू देनी। कंपाइलर को किस वजह से पता चल रहा है कि मैंने उधर एंड का साइन लगा दिया। एंड का साइन का मतलब है कि मैं बाय रेफरेंस पास कर रहा हूं। जब आप वेरिएबल की डिक्लेरेशन में उसके साथ इधर एंड लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि आप बाय रेफरेंस पास करें, ठीक है। सो अभी अगर मैं उधर ऊपर A B कर दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A और B स्वैप हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फंक्शन को इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसको क्या पड़ा। अब A 100 हो गया, B 10 हो गया, ठीक है। सो इन नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि आपने इधर जो मेन में नाम लिखा हुआ है और जो फंक्शन में नाम लिखा है वो सेम हो डिफरेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो यहां तक चीज समझ आ गई, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं पास बाय रेफरेंस। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हमेशा क्यों इस तरह नहीं करते, हमेशा ही बाय रेफरेंस बाय वैल्यू रखने की जरूरत क्या थी, क्यों मेमोरी में नई जगह बनाई हम, मेमोरी ज़ाया हो रही है ना, मतलब आपने इन दो वेरिएबल्स को यूज करना था, आपने उसके लिए मेमोरी में दो नए बना दिए, तो मेमोरी ज़ाया हो रही है, ठीक है। सो तो हम यूं क्यों करेंगे, मतलब हमने ये काम किया ही क्यों कि आपने बाय वैल्यू पहले क्यों पढ़ा। बाय वैल्यू ज्यादा रिकमेंडेड है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि इस केस में तो हमने खुद करना ही ये था कि हमने उन वेरिएबल्स को चेंज करना था। अगर हमने ये ना करना होता तो बाय वैल्यू का फायदा ये है कि कोई फंक्शन कॉल की वजह से मेन में गड़बड़ होने का चांस नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा वो फंक्शन अपना काम सही नहीं करेगा, लेकिन अगर वो फंक्शन आपके वेरिएबल्स के साथ भी पंगे लेना शुरू कर दे तो फिर आपके लिए तो ये चीज ठीक नहीं है ना, ठीक है। सो बेहतर है कि एक बंदे को आपने कहा यार तू ये फंक्शन लिख दे, ठीक है, उसने वो फंक्शन लिखा, उसकी वजह से मेन भी काम करना छोड़ दे, ये ज्यादा डेंजरस बात है, ठीक है। तो आप इसलिए हम अमूमन बाय रेफरेंस के बजाय बाय वैल्यू पास कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत हो और वाकई करना हो तो फिर हम बाय रेफरेंस में। इसी तरह अगर मैंने कोई बहुत बड़ी चीज पास करनी है, जिस तरह वेक्टर पास करना है या एरे पास करनी है, तो उस केस में वाकई एक बहुत बड़ी कॉपी बन जाएगी, तो वो बाय डिफॉल्ट बाय रेफरेंस ही पास होती है, ठीक है। अगर आप एरे या वेक्टर पास करेंगे ना, तो वेक्टर आई एम नॉट श्योर, लेकिन एरे तो बाय डिफॉल्ट बाय रेफरेंस ही पास होती है। मेरा ख्याल है वेक्टर भी प्रॉब्ली बाय रेफरेंस ही पास होता होगा, क्योंकि वो बड़े साइज की चीज है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज कि अगर आप चाहते हैं कि ये इनको मतलब इस केस में तो हमने वाकई ओरिजिनल वेरिएबल्स को छेड़ना था, लेकिन अगर मैं कोई बड़ी चीज पास करना चाह रहा था और मैं कह रहा था कि ये इसकी कॉपी ना बने, मैं इसको बाय रेफरेंस पास कर दूं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी साथ चाहते हैं कि वो फंक्शन इस वाली चीज को पे राइट कभी ना करे, इसको खराब ना करे, इसको यूज कर ले मगर इस पर कभी लिखवाए नहीं, तो उसके लिए हम फिर इसके पीछे कॉन्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट का मतलब है कि ये कांस्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। यही काम आप इधर भी लिख देते हैं, यही काम आप इधर भी लिख देते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्ट क्या करता है, कॉन्स्ट का मतलब हो गया कॉन्स्ट का लफज, या बाद में हम एक और लफज पढ़ेंगे स्टैटिक का लफज, ये मल्टीपल काम करते हैं, ठीक है। यानी ये किस जगह पर यूज हुआ है उससे इनका मतलब थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। अगर फंक्शन के वेरिएबल्स जिस तरह मैंने इधर बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब है मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्वैप का फंक्शन को जो ये वाला वेरिएबल पास होंगे ना, वो इनको छेड़ नहीं सकता, इन पे लिखवा नहीं सकता। हमने इस केस में लिखवाना था, तो इसका मतलब है कि इस केस में हमारा प्रोग्राम को एरर देना चाहिए, ठीक है, जो कि प्रोबेबली इसने नीचे शायद अंडरलाइन कर दिया हो, जो कि आप इधर देख सकते हैं कि इसके नीचे छोटी सी रेड लाइन आ गई हुई है। अगर मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करूंगा, मैं कहता हूं अच्छा बिल्ड करो, तो मुझे कहेगा कि एरर है इसके लिए, ठीक है। क्या एरर है, सॉरी ये इसने पुराना बिल्ड कर दिया,
एरर में इधर 4 एरर हैं जी। क्या एरर है? असाइन टू अ वेरिएबल दैट इज कॉन्स्ट। कह रहा है कि भाई आप एक ऐसे वेरिएबल को असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपने ऊपर कांस्टेंट कहा हुआ है, ठीक है। अब ये असल में कांस्टेंट नहीं था, असल में तो वेरिएबल था, लेकिन मेन के लिए वेरिएबल था। इस फंक्शन के लिए वो हमने कह दिया कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो स्वैप के केस में तो ऑब्वियसली हम इसको कांस्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन ऐसे और बहुत से केस हो सकते हैं जिधर आप इसको कांस्ट बनाना चाहेंगे, ठीक है। तो इस केस में मैं इसको रिमूव कर देता हूं क्योंकि स्वैप वाला काम था। अच्छा, तो यहां तक चीज क्लियर हो गई, यानी कि हमने जो मेन आज नई चीज पढ़ी वो थी पासिंग बाय रेफरेंस, ठीक है। हमने एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखा कि मेमोरी में किस तरीके से चीजें स्टोर होती हैं, ठीक है, जो हमने फैक्टोरियल की एग्जांपल से किया। और फिर हमने ये चीज देखी कि अगर आप वाकई कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिसमें ओरिजिनल जो आपने पास किए थे वेरिएबल, आप उन्हीं को ही छेड़ना चाह रहे हैं बजाय उनकी कॉपियों को, तो तब आप उसको बाय रेफरेंस पास करें। अच्छा, बाय रेफरेंस पास करने का एक छोटा सा फायदा और भी है, ठीक है, जो बास कंडीशन में यूज हो सकते हैं। हम अभी तक जो फंक्शन बना रहे हैं, तो हमने फंक्शन को कहा है कि यार फंक्शन एक डब्बा होता है जिसकी इनपुट्स जितनी मर्जी दे दो, लेकिन आउटपुट एक ही होती है, एक ही वैल्यू को रिटर्न करती है। लेकिन आप जरूरी तो नहीं है कि आप कोई ऐसा काम करना चाहें जिसमें आपको एक ही वैल्यू चाहिए हो सकता है आपको एक से ज्यादा वैल्यू चाहिए हो, ये भी तो पॉसिबल है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जिस तरह, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने पढ़े होंगे एफएससी में, जिसमें a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि मैं एक फंक्शन लिखना चाहता हूं जो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करे, ठीक है। तो एक सो मैं उसको a b अलग-अलग पास कर देता हूं, ठीक है। सो आयोटा को तो हमें सेव करने की जरूरत नहीं है, हम कहते हैं एक a ये रियल पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। और फिर मैं कहता हूं कि दूसरा जो है ना c और d, ये एक और नंबर है c प्लस डी आयोटा, ठीक है, ये भी मैं इसको पास कर देता हूं, ठीक है। सो मैं कहता हूं मल्टीप्लाई मल्ट कॉम्प्लेक्स कहता हूं, ठीक है। सो अब इसने जो दो नंबर्स को a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा को मल्टीप्लाई करूं, तो ये अगर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा ac माइनस बी डी करूंगा तो -1 आ जाएगा। सो मैं माइनस बी डी प्लस आपके पास BC प्लस AD आयोटा, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है उसका रियल पार्ट ये होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट ये होगा। सो मैं अगर रिटर्न करना चाहता हूं तो मुझे तो रियल पार्ट भी रिटर्न करना है और मगर C++ तो कहती है कि भाई आपने जो रिटर्न करना है वो तो एक ही नंबर हो सकता है, ठीक है। सो आप क्या करें, ठीक है। सो एक तरीका ये कि हमने अभी क्लासेस पढ़ ली हुई हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक क्लास ही बना दें, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप एक से ज्यादा रिटर्न करना चाहते हैं, तो आप कहते हो कि यार जो रिजल्ट होगा ना वो E और F होगा, और ये मैं बाय रेफरेंस पास कर दूं, ठीक। सो आपने अगर कोई आउटपुट लेनी है रिटर्न टाइप के अलावा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप बाय रेफरेंस उसको एज एन इनपुट पास कर दो, और वो फंक्शन उसके अंदर जब लिखवा देगा तो मेन में आप उसको एक्सेस कर सकते। यानी कि मैं अगर यूं कर दूं, और ये जो थे ना मेरे पास, ये सारे लेट से इंट थे यहां से लेकर यहां तक, और इन दोनों के साथ मैं इंट एंड लगा दूं, ठीक है। तो ये दोनों मैंने बाय रेफरेंस पास कर दी, ठीक है। और इधर फिर मैंने कह दिया जो भी E इज इक्वल टू A इंटू C माइनस B इंटू D, ठीक है, और F इज इक्वल टू B इंटू C प्लस A इंटू D, ठीक है। सो ये मेरा कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बन गया जो कि दो वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब एक्चुअली रिटर्न नहीं कर रहा, रिटर्न हमने इसको कह दिया ये वॉइड है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ठीक है। लेकिन जब मेन इसको कॉल करेगा और उसको रिटर्न वैल्यू चाहिए तो वो क्या कर सकता है, वो उसको बाय रेफरेंस वो वैल्यूज पास कर सकता है, ठीक है। E और F वो बाय रेफरेंस पास करेगा तो मेन के पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आ रही है ना।
सो बाय रेफरेंस पास करने का एक छोटा सा फायदा ये भी है कि अगर आपने कभी एक से ज्यादा वैल्यूज वापस लेनी हो फंक्शन से तो आप वो बाय रेफरेंस पास करने की, ये एक छोटा सा साइड पे इसका एक तरह का हल बन जाता है। ओके ओके एक छोटी सी और चीज है जिसको हम कहते हैं स्टैटिक। तो आज हम बिल्कुल छोटी छोटी सी कुछ चीजें किए जा रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक एक चीज को हम कहते हैं, ठीक है। स्टैटिक क्या है? तो अक्सर मैंने वैसे देखा है ना कि स्टूडेंट्स कॉन्स्ट और स्टैटिक को कंफ्यूज करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि नाम से ये लगता है ना कि बस दोनों, कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट, स्टैटिक का मतलब भी रुका हुआ, तो लोग समझते हैं कि ये एक ही चीज ना हो, ठीक है। तो अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस जब होते हैं ना, जब आप किसी का जॉब इंटरव्यू ले रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप पूछते हैं, तो वो कई दफा बच्चे जो है ना वो इसको कंफ्यूज कर देते हैं, हालांकि ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीजें, ठीक है। सो कॉन्स्ट का और मतलब है, स्टैटिक और मतलब है, ठीक है। सो फंक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में मतलब कॉन्स्ट जो है ना वो वैसे भी अगर मैंने कोई इंटीजर डिक्लेयर करना है, लेकिन मेरे ख्याल में वो मैंने उसको कभी चेंज नहीं करना, तो मैं उसको कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकता हूँ। जिस तरह मैं कॉन्स्ट लेट्स से डबल पाई इज इक्वल टू 3.141569 जो भी होता है आगे, लेट्स से ये मैंने कर दिया, ठीक है। सो अब इसका क्या मतलब है कि मैं आगे जाके पाई इज इक्वल टू समथिंग नहीं कर सकता कहीं पे, ठीक है। अच्छा, और फायदा क्या है इसका कि मुझे हर जगह जहां पर मैंने यूज करना है वहां पर मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है कि मैं 3.1415, मैं अगर मैंने 2 पाई आर निकालना है तो मैं कह दूंगा 2 इंटू पाई इंटू आर, तो वो पाई ऊपर डिक्लेयर हुआ, ठीक है। तो ये कॉन्स्ट डबल से पीछे कॉन्स्ट लिखने से क्या हुआ, ये कांस्टेंट बन गया। जब भी कोई इसको लिखने की कोशिश करेगा तो एरर आ जाएगा, ठीक है, और वो फिर ये वाली गलती अवॉइड हो जाएगी, ठीक है। सो कॉन्स्ट तो ये चीज होती है, ठीक है, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा था वो है स्टैटिक, ठीक है। अच्छा, होता ये है कि बाज़ का किसी फंक्शन में आप चाहते हो कि जब मैं दोबारा उस फंक्शन में आऊं, मतलब फंक्शन के अभी मैंने आपको बताया ना कि फंक्शन कॉल होता है तो उसके वेरिएबल बनते, जब फंक्शन रिटर्न करता है तो उसके वेरिएबल खत्म हो जाते, ठीक है। सो लेकिन बाज़ का हम चाहते हैं कि मैं रिटर्न करूं तो उसके अंदर वही वाली वैल्यू सेव हुई हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं एक गेम बना रहा हूं, ठीक है, और उसमें मैं उसमें एक बॉल है लेट्स से इधर, ठीक है, जिसको मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है। मूव करने के लिए अब ये 2D में इसका कोई एक्स पोजीशन होगी और इसकी कोई वाई पोजीशन होगी, और लेट्स से मैं इसको मूव करने के लिए अगर मैंने एक्स पे मूव करना हो तो मैं प्लस प्लस एक्स कर देता हूं, अगर मैंने वाई में मूव करना हो तो मैं प्लस प्लस वाई या माइनस माइनस वाई कर देता हूं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जब अगली दफा उस फंक्शन में आऊं तो उसकी जो भी पोजीशन थी एक्स और वाई वो उसके अंदर महफूज हो, ना कि मैंने फंक्शन रिटर्न किया तो वो खत्म हो गए, ठीक है। सो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में लेट्स से मैंने एक मूव का फंक्शन रखा हुआ है लेट्स से, ठीक है, और मूव को हम लेट्स से कोई डायरेक्शन पास कर देते हैं, ठीक है। लेट्स से 1 का मतलब है राइट, 2 का मतलब है लेफ्ट, 3 का मतलब है अप, 4 का मतलब है डाउन, ठीक है। सो मैं लेट्स से इसको एक इंट डायरेक्शन पास कर देता हूं, ठीक है, किस तरफ मूव करना है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर इसकी पोजीशन पड़ी हुई है इंट एक्स, ठीक है, और इंट वाई, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूं कि लेट्स से कि अगर मुझे 1 पास हुआ है, लेट्स से मैं स्विच लगा देता हूं ऑन डायरेक्शन, और मैं उसमें कहता हूं कि केस 1 अगर 1 पास हुआ है तो मैं लेट्स से राइट पे मूव करना है तो मैं कर दूं एक्स प्लस प्लस केस 2 में और ब्रेक, ठीक है, और केस 2 में मैं कह दूं एक्स माइनस माइनस और ब्रेक, और फिर वाई प्लस प्लस और ब्रेक, और वाई माइनस माइनस ब्रेक, ठीक है। लेकिन मैं इसका मतलब हुआ कि मैं चाहता हूं कि ये एक्स और वाई जो हैं, ये अभी क्या होगा कि अगर मैं मेन से कॉल करूंगा एक्स और वाई डिक्लेयर हो जाएंगे, नई वैल्यू बनेगी, उसमें प्लस प्लस हो जाएगा, और अगली दफा आऊंगा तो दोबारा शुरू से बन जाएगी, ठीक है। सो मैं लेट्स से स्टार्टिंग पोजीशन जो है मैं कहता हूं एक्स की भी 50 है, वाई की भी 50 है, ठीक
ठीक है। सो अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अगर एक दफा मूव कर चुका हूं एक्स और वाई को, ठीक है। सो मैं लेट से ये मेरा स्क्रीन थी और मैंने मेन से कॉल किया, लेट से कि यूजर जब राइट वाला एरो की मैं प्रेस करूं तो ये इस तरफ चला जाना चाहिए, लेफ्ट वाले करूं तो उस तरफ चला जाना चाहिए, ठीक है। सो मैंने ये सारे केसेस तो नीचे लगा दिए, लेकिन अब मसला ये है कि जब भी मैं मूव कॉल करूंगा तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 50, वाई की 50 हो जाएगी, तो बॉल दोबारा 50-50 पे आ जाएगी, ठीक है। मैं तो ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि जब अगली दफा मैं कॉल करूं तो एक्स, अगर लेट से मैंने 51 कर दिया था, मैं एक दफा राइट किया था तो ये 51 हो गया था, तो अगली दफा राइट करूं तो वो 51 से 52 हो, ठीक है। सो अगर मैं ये काम करना चाहूं कि मैं किसी वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन के अंदर, फंक्शन की से निकल जाने के बावजूद चाहता हूं कि वो मेमोरी के अंदर सेव्ड रहे, तो तब हम इनके पीछे लिख देते हैं स्टैटिक, ठीक है। तो स्टैटिक का मतलब ये नहीं है कि ये कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि नाम से कई दफा लोग कंफ्यूज होकर समझते हैं कि स्टैटिक का मतलब है कांस्टेंट। स्टैटिक का ये मतलब नहीं है कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो सबसे कॉमन गलती ये होती है कि आप किसी पूछें स्टैटिक क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। नहीं भाई, स्टैटिक कांस्टेंट नहीं है। स्टैटिक का मतलब क्या है कि ये जब आप फंक्शन, एक दफा फंक्शन कॉल किया, इनको ये वैल्यू मिल गई, अगली दफा जब आएंगे तो जो भी एक्स और वाई की प्रीवियस वैल्यू थी वो इस जगह पर सेव हुई होंगी, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है, ठीक है। मे भी मैं एक छोटा सा फंक्शन लिख ही देता हूं जिसमें स्टैटिक यूजर हो, ठीक है। लेट से मैं पोजीशन के बजाय स्वैप को उड़ा देते हैं और लेट से मैं एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन बना देता हूं जिसका मैं नाम रख देता हूं कि जो रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, और ये चलो ठीक है, जो जिसको हम कहते हैं कि जिसने इंक्रीमेंट होना है या डिक्रीमेंट होना है, ठीक है। बूल अपडेट नाम उसका करते हैं, ठीक है। कुछ भी जब इधर तो नाम रखने का फायदा नहीं। अच्छा, मेन के अंदर मैं इनको, ठीक है। सो मैं एक लेट से एक सिंपल सा काउंटर बना रहा हूं जो कि 0 से शुरू हो, लेकिन जब भी बाहर से 1 आए उसको तो वो एक इंक्रीमेंट हो जाए और स्क्रीन में प्रिंट कर दे, और जब भी 0 आए तो वो डिक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। सो मैं कहता हूं कि यहां पर मैं इंट काउंट इज इक्वल टू 0 कर देता हूं, और मैं कहता हूं कि यार अगर तो भूल लेट से मैं इसको कहता हूं डायरेक्शन, ठीक है। अगर 1 आया तो इंक्रीमेंट होगी, नहीं तो डिक्रीमेंट होगा। सो मैंने कहा अगर डायरेक्शन 1 है तो क्या करें, इक्वल टू 1 के बजाय आप इफ डायरेक्शन भी लिख देते तो इसका यही मतलब है कि वो अगर 1 है तो मैं काउंट प्लस करूं, या लेट से कि मैं छोटा करके लिख देता हूं सी आउट, प्रिंट भी करवाता हूं लेट से। नॉर्मली आई डोंट लाइक टू प्रिंट इन फंक्शंस, बट क्योंकि ये सिर्फ दिखावे के लिए फंक्शन है, सो लेट से कि मैं इसकी रिटर्न टाइप भी अवॉइड ही कर देता हूं, ठीक है। तो ये एक दिखावे के लिए हमने फंक्शन बनाया है जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर ये है तो हम प्लस काउंट कर दें, एल्स माइनस काउंट कर देते, ठीक है। शुरू में प्लस लिखते हैं या बाद में लिखने से क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं प्लस काउंट लिखूं या काउंट प्लस लिखूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? किससे पहले? काउंट प्लस का काउंट हो जाएगा सर। काउंट प्लस करें तो काउंट की वैल्यू दोनों केस पे 1 ही ऐड हो रहा है नहीं, इसमें थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। क्या फर्क है? अगर मैंने इधर प्लस काउंट किया हुआ है ना, तो ये जो पूरी स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जो सेमीकोलन तक हमारी स्टेटमेंट बन रही है, इसमें पहले प्लस काउंट किया हुआ तो काउंट पहले होगा प्लस
और बाकी जो स्टेटमेंट में लेट से सी आउट भी हो रहा है तो सी आउट उसके बाद होगा, ठीक है। अगर मैं काउंट प्लस प्लस कर दूंगा तो सी आउट पहले हो जाएगा और वो प्लस प्लस इस स्टेटमेंट के एंड पे होगा, ठीक है। सो मतलब आप जिस स्टेटमेंट में लिख रहे हैं उसके एंड पे जाके, यानी काउंट की वैल्यू दोनों केस में सेम जगह पर पहुंचेगी, लेकिन प्रिंट फर्क होगा, ठीक है। अगर काउंट 0 था तो ये प्लस प्लस होके 1 दोनों केस में हो जाएगा, लेकिन अगर आपने प्लस प्लस काउंट लिखा है तो वो पहले प्लस प्लस करेगा और 1 प्रिंट करवाएगा, और अगर आपने बाद में लिख दिया प्लस प्लस तो प्रिंट वो 0 कराएगा लेकिन काउंट की वैल्यू 1 फिर भी हो जाएगी, ठीक है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है कि वो बाद में इंक्रीमेंट होगा। इसको हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, उसको हम कहते हैं प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद, तो पहले लगा दो प्री इंक्रीमेंट, बाद में लगा दो तो पोस्ट, ठीक। सो क्योंकि हमने काउंट की नई वैल्यू प्रिंट करवानी थी तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा। ओके, सो मैं मेन में क्या करता हूं, मैं काउंटर को कॉल करता हूं बार बार, ठीक है। सो लेट से काउंटर और इसको मैं 1 पास कर दूं, ठीक है, और फिर मैं लेट से 2-3 दफा कॉल करता हूं, ठीक है। फिर मैं 1 पास करता हूं, फिर मैं 0 पास करता हूं, फिर मैं 1 पास करता हूं। क्या होना चाहिए, काउंटर आपने देख लिया, ये सामने लिखा हुआ है, काउंट की वैल्यू जो है वो 0 से शुरू हुई, उसमें मैंने प्लस प्लस किया और स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया। अगर 1 इनपुट आया हुआ था, अगर 0 इनपुट आया हुआ था तो आपने उसको डिक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। सो मैंने मेन के अंदर उसको 4 दफा कॉल किया, हर दफा मैंने पहली दफा 1 पास किया, दूसरी दफा 1 पास किया, तीसरी दफा 0 पास किया, चौथी दफा 1 पास किया। सो इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी क्या आएगी, इसकी हाँ, चूंकि फंक्शन के वेरिएबल तब बनते हैं जिस वक्त फंक्शन कॉल होता है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं ये कॉल करूंगा तो काउंटर की वैल्यू पहले 0 होगी, प्लस प्लस होके वो 1 हो जाएगी, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा 1। फिर मैं फंक्शन से वापस आ गया तो क्या हुआ, फंक्शन सब कुछ खत्म हो गया, वेरिएबल फ्री हो गए, मेमोरी खाली कर दी उसकी। फिर दोबारा कॉल किया, फिर दोबारा वो 0 होगा, फिर दोबारा 1 होगा। सो ये भी 1 ही प्रिंट करेगा, ये भी 1 ही प्रिंट करेगा, ये क्या प्रिंट करेगा, 0 जब पास करेंगे तो उसने डिक्रीमेंट करना है तो ये -1 हो जाएगा, इसको करेंगे तो दोबारा 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वो हर दफा पिछली चीज को भूल जाता है, ठीक है। सो मैं लेट से इसको रन कर देता हूं। सो 1 1 -1 1, ठीक है। सो यहां तक चीज समझ आ रही। और अब हम करना ये चाह रहे थे, हम ये नहीं चाह रहे थे, हम चाह रहे थे काउंटर जो है अपनी पुरानी वैल्यू याद रखे, ठीक है। सो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, क्या कर सकते हैं, इधर लिख देंगे स्टैटिक, ठीक है। अब क्या होगा कि स्टैटिक करने की वजह से ये जो इज इक्वल टू 0 है ना, ये हर दफा एग्जीक्यूट नहीं होगा। स्टैटिक का मतलब है कि ये पहली दफा इसके अंदर वैल्यू लिखी जाएगी और उसके बाद जब भी आप इसको कॉल करेंगे तो पुरानी वैल्यू इसने सेव करके रखी हुई होगी, ठीक है। यानी कि इस फंक्शन से जब आप वापस रिटर्न करेंगे तो ये फंक्शन के वेरिएबल में से ये वाला वेरिएबल खत्म नहीं होगा, अगली दफा आएंगे तो ये वाला वेरिएबल उसी जगह पर होगा, उसकी वही वैल्यू होगी, ठीक है। सो अब क्या प्रिंट होना चाहिए असूली तौर पे, पहली दफा किया तो यहां पर 1 हो जाना चाहिए, दूसरी दफा 2, तीसरी दफा 1, फिर 2, ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या ऐसा ही होता है, 1 2 1 2 जो हमने सोचा था ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ आया कि स्टैटिक जो है वो क्या काम करता है। स्टैटिक ये करता है कि आप अगर फंक्शन में यूज करें, ठीक है, स्टैटिक के भी एक से ज्यादा इस्तेमाल है, लेकिन अगर हम फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फंक्शन के अंदर स्टैटिक का मतलब होता है कि फंक्शन से निकलने के बावजूद वो वाला वेरिएबल मेमोरी में रहेगा, ठीक है। सो यहां तक चीज समझ आ गई, ठीक है, ओके। अच्छा, बिफोर गोइंग फर्दर मैं एक वेरिएबल्स क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं और हमने उसमें एक कांस्टेंट क्या होता है और स्टैटिक क्या होता है और कब बनते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल के मुतालिक हम ना
दो तीन तरह से देखते हैं। एक चीज है कि वो प्रोग्राम के अंदर कहां कहां एक्सेस हो सकता है, ठीक है, और एक चीज है कि वेरिएबल बनता किस टाइम पर है, मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल किस टाइम पे बनेगा, ठीक है। प्रोग्राम में कहां पर एक्सेस हो सकता है, ये अब लेट से मैं सी का कोड लिख रहा हूं या सी प्लस प्लस का, तो जो मैं कोड करते हुए कंपाइल करूंगा उस वक्त कहां पर मैं किसी वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूं, कहां पर नहीं कर सकता, ये एक डिफरेंट बात है। मतलब मैं चाहता हूं आप इन दोनों को डिफरेंट सोचें, ठीक है। एक चीज है कि प्रोग्राम लिखते हुए वेरिएबल को मैं कब एक्सेस कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, क्या यहां पर, क्या मेन के अंदर यहां पर ये जो काउंट लिखा हुआ वेरिएबल जो इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, तो क्या मैं इस जगह पर काउंट को यूज कर सकता हूं? नहीं कर सकता, ठीक है। सो इसका मतलब है कि मेन के अंदर ये एक्सेस नहीं हो सकता। तो ये चीज, ये जो मैं अभी लिख रहा हूं, अभी तो प्रोग्राम तो नहीं कहीं चला ना, ये तो अभी मैं लिख रहा था और मैंने उसको कंपाइल करने की कोशिश करनी है। तो कंपाइलर मुझे, अगर मैंने इधर काउंट को प्लस प्लस किया तो कंपाइलर मुझे कहेगा अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर या कोई इस किस्म का कहेगा कि भाई ये तो काउंट, मैं तो मुझे नहीं पता कि इस काउंट की बात कर रहे हैं, भाई आप मेन में तो कोई काउंट आई नहीं, ठीक है। सो एक चीज है कि प्रोग्राम लिखते हुए आप किस जगह पर किस चीज को एक्सेस कर सकते हैं, और एक चीज है कि एक वेरिएबल मेमोरी के अंदर कब बनेगा, ठीक है। सो मेमोरी के अंदर जो बनने वाला काम है वो है प्रोग्राम रन होने के हिसाब से, यानी कि मैंने जब एक प्रोग्राम को रन किया उस वक्त वो हो सारा काम स्प्लिट सेकंड में गया। हमें तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो हम एक जो हम इस क्लास में प्रोग्राम बनाएंगे वो तो हम रन करेंगे और उसी वक्त आउटपुट देख लेंगे ना। एक्चुअल प्रोग्राम तो चलते रहते हैं, जिस तरह ये बहुत देर का प्रोग्राम चल रहा है तो इसके कौन कौन से वेरिएबल पीछे हैं, कब क्रिएट हुए कब नहीं हुए, हमें उससे गर्ज नहीं है, लेकिन जिसने कोड लिखा होगा उसको तो थी, ठीक है। सो एक चीज है कि प्रोग्राम चलते हुए वेरिएबल कब एक्सेस होगा, ठीक है, ये अलग चीज है। और ये अलग चीज है कि आप प्रोग्राम जब लिख रहे थे तो कहां पर एक्सेस, ठीक है। प्रोग्राम को जब आप लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर कब एक्सेस कर सकते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं और फिर जो मैंने रन किया, क्योंकि मैंने दोनों चीजें बता दी हुई हैं, बट मैं चाह रहा हूं कि दोबारा बात करने का मकसद यह है कि आप इन दोनों कंसर्न्स को सेपरेट कर सकें, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर कि जब आप उनसे बात कर रहे हो ना कि अच्छा वेरिएबल कब बनेगा, तो वो कोड में जब उन्होंने बनाया होगा वो उसकी बात करना नहीं, मैं इसकी बात कर कि जब आप प्रोग्राम रन होते हुए वेरिएबल कब क्रिएट होगा वो, और आप जब कोड लिखते हुए कभी लिख रहे हैं वो, ये दो डिफरेंट चीजें, ठीक है। कोड जब आप लिख रहे हो तो जितने भी उसमें दो चीजें हैं, कुछ वेरिएबल्स कहलाते हैं लोकल वेरिएबल्स, अभी तक हमने जितनी एग्जांपल की हैं वो हमने प्रोबेबली लोकल वेरिएबल्स यूज की, कुछ कहलाते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। सो लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ये जो फंक्शन के अंदर मैंने वेरिएबल बनाए हैं, कुछ किसी भी ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल है वो लोकल वेरिएबल है, ठीक है। सो जिस तरह ये काउंट है, ठीक है, ये स्टैटिक था या नहीं था, दोनों केस में ये एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है। इसको अगर किसी ने एक्सेस करना है तो वो यही वाला फंक्शन हो सकता है, ठीक है, और वो भी उनकी भी एक्सेस जिस जगह पर डिक्लेयर किया उसके बाद ही हो सकती है। यानी मैं इधर आकर अगर नीचे थोड़ा सा लंबा कोड हो, मैं दरमियान में आके काउंट डिक्लेयर करूं तो उस कोड से ऊपर उस फंक्शन में भी नहीं आप एक्सेस कर सकते, ठीक है। और फंक्शन के अलावा C++ में, पुराने कंपाइलर में ऐसा नहीं होता था, C++ में अगर आपने कोई भी कहीं पे भी ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कोई इंटीजर डिक्लेयर किया, ठीक है, आप वैसे भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, मतलब आपने कोई इफ एल्स नहीं भी लगाया ना, आप ऐसे ही एक ब्लॉक बना दें, ठीक है। सो उस पे वो आपको एरर नहीं देता। उसके अंदर अगर मैं वेरिएबल एक बनाऊंगा तो मैं उससे बाहर निकल के उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इसीलिए आप अगर लेट से एक लूप लगाते हो, फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0 और आगे पूरा काम करते हो, तो इधर आप अगर सी आउट आई करवाना चाहें तो आपको कहेगा नहीं, आई तो इस ब्लॉक का वेरिएबल है, ठीक है। सो इनका स्कोप उस ब्लॉक तक होता है, ठीक है। थोड़े से पुराने कंपाइलर्स में चले जाएंगे, अक्सर लोग अभी भी टर्बो सी यूज कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज में, इंडस्ट्री में नहीं अमूमन इतनी यूज हो रही होती, लेकिन वो जो नील आपने किसी में यूज किया है, इंट्रो टू CS में आपने क्या किया था, विजुअल स्टूडियो यूज किया था, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि बाज जो है ना टीचर स्टिल, क्योंकि उन्होंने जब पढ़ा होता तो वो वाला पढ़ा होता, तो उस वक्त उसमें अगर आपने इधर आई डिक्लेयर कर दिया तो आप उसको
आगे भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पुराना कंपाइलर्स में ये चीज है, ठीक है। लेकिन आप नए सिंटेक्स से फेमिलियर हो जाए तो मेरा ख्याल है उसमें कोई हर्ज नहीं। तो लेकिन अगर आपको कोई पुराना कोड मिला हो जिसमें इधर एक्सेस हो रहा हो तो वो विजुअल स्टूडियो पे कंपाइल नहीं होगा, लेकिन वो किसी और कंपाइलर पे शायद वो चल रहा हो, ठीक है। अच्छा, और कंपाइलर जो है ना, इनमें एक दूसरे पे आपने जो सीखना है ना, वो ये नहीं सीखना कि विजुअल स्टूडियो में कैसे बनता है। आप सीख रहे हैं C++, ठीक है। आप कल को उठ के लाइनेक्स में करना शुरू कर दें प्रोग्रामिंग, स्टिल कोड इसी तरह ही लिखा जाता है, सिर्फ कंपाइल करने के 4-5 स्टेप आपको सीखने होंगे, ठीक है। उसके लिए आप एक दिन लगाएंगे, देखेंगे अच्छा यार उसमें तो उसमें जिस तरह इसमें कंसोल है उसमें शेल होता है जो कि कंसोल से जरा ज्यादा स्ट्रांग है, और उसके अंदर आप जाके लिख लेते हैं। मैं आइडियली चाहता तो था कि मैं वो भी करवाऊं, लेकिन वो फिर मतलब मुझे स्टूडेंट्स पहले इस पे भी मुश्किल से कर रहे होते हैं, तो मैं इसलिए उस पे नहीं जा रहा, ठीक है, क्योंकि उससे जरा ज्यादा चीज क्लियर हो जाए। तो एक चीज होगी लोकल वेरिएबल्स। ये जो वेरिएबल हैं ये सारे जो मेन के अंदर हैं वो लोकल हैं। अगर आप किसी भी फंक्शन से बाहर वेरिएबल बना दें, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक मेन से भी ऊपर लिख देता हूं कि इंट पाई इज इक्वल टू 3.1415, ठीक है, लेट्स से। तो ये जो वेरिएबल है ना, दीज आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल्स। इसको आप एक्सेस कर सकते हैं इसके नीचे कहीं पे भी। आप मेन के अंदर एक्सेस करें, फंक्शन किसी और फंक्शन के अंदर, जितने भी फंक्शन लिखे, आपने 50 फंक्शन लिखे, कहीं पे भी इसको यूज करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मेन से बाहर लिखा हुआ है या किसी भी फंक्शन से बाहर लिखा हुआ है ये ग्लोबल वेरिएबल है, और प्रोग्राम के अंदर आप उसको एक्सेस करने की जो हम बात कर रहे हैं वो होगी कि आप डिक्लेरेशन के बाद, ठीक है, इससे ऊपर कहीं पे नहीं कर सकते, इससे नीचे नीचे जिस मर्जी फंक्शन के अंदर इसको यूज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर मेन के अंदर कहता हूं सी आउट, लेट्स से पाई इज इक्वल टू पाई, ठीक है। सो अब वो जो काउंट वगैरह थे उसके बाद उसने पाई की वैल्यू भी करती, सॉरी मैंने उसको इंट लिख दिया, मुझे उसको डबल लिखना चाहिए था, क्योंकि 3.14 लिखूंगा तो वो तो वैसे ही उड़ जाएगा, सो मे बी डबल, ठीक है। सो यहां तक चीज क्लियर है, ठीक है। सो एक हो गए लोकल, एक हो गए ग्लोबल, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि आप मेन के अंदर उनको किस जगह पर एक्सेस कर सकते, ठीक है। किसी को भी आप लोकल हो या ग्लोबल, इसके पीछे अगर आप कॉन्स्ट लिख देंगे तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। सो यहां तक चीज क्लियर होगी, ठीक है। सो कहां कहां एक्सेस कर सकते हैं वो अब आपको क्लियर होना चाहिए। जहां पर डिक्लेयर किया है उससे नीचे उसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अगर किसी भी ब्लॉक में नहीं लिखा, बाहर लिखा है तो ग्लोबल है, उससे नीचे किसी भी जगह पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका प्रोग्राम मल्टीपल फाइल्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि बड़ा कॉमन है कि लेट से आपने जरा बड़ा प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें एक बंदे ने एक फाइल में लिखा, एक ने दूसरे में, एक ने तीसरे में, और कोई ग्लोबल वेरिएबल था जो आप दूसरे को भी चाहते थे कि वो भी उसी को यूज कर ले। सो पाए आपने इधर भी डिक्लेयर किया हुआ था, पाए आपने दूसरे ने भी यूज करना था, तो वो उसके पीछे एक्सटर्न लिख सकता है, ठीक है। एक्सटर्न का मतलब है कि ये किसी और फाइल में डिक्लेयर हुआ, ठीक है। मैं अगर लिख दूंगा ना एक्सटर्न डबल पाए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं कंपाइलर को कह रहा हूं कि यार मेरे प्रोजेक्ट में मल्टीपल फाइल्स हैं और ये पाए आपको किसी और फाइल में मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिलेगा तो वो आपको लिंकर एरर आएगा कि यार आपने कहा तो था पर आया तो कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरह आप फंक्शंस भी डिक्लेयर कर सकते हैं और वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। एक्सटर्न लिख देंगे पीछे तो इसका मतलब है कि ये वाला फंक्शन किसी और फाइल में आपको मिल जाएगा, लेकिन ना मिला तो कंपाइलर कहेगा भजन क्या करते हैं, ठीक है, मुझे आपने कहा कि ये फंक्शन होगा, मुझे तो कोई नहीं मिला, ठीक है, तो फिर वो इस किस्म का एरर देगा। आपने नीचे पढ़ा होगा बास का लिंकर एरर आ रहा होता है, ठीक है। सो लिंकर एरर जो होते हैं ना वो ये होते हैं कि आपने कंपाइलर ने तो कह दिया कि ठीक है इस फाइल का सिंटेक्स ठीक है, इस फाइल में कोई गलती नहीं है, लेकिन लिंकर ने अब मल्टीपल फाइल्स को आपस में लिंक करना होता है। जब वो लिंक करने की कोशिश करता है तो उसको कोई फंक्शन ना मिले
जो आपने किसी फाइल में कहा हुआ था कि यार ये एग्जिस्ट करता है, तो वो कहेगा कि नहीं भाई ये तो आपने कहा था कि मिलेगा लेकिन मुझे नहीं मिला, तो मैं एग्जी नहीं बना सकता। ओके, सो एक चीज हो गई लोकल, एक चीज हो गई ग्लोबल। उसके अंदर फिर हमने उनका ये देख लिया कि प्रोग्राम में हम उनको कहां कहां पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दूसरी चीज थी रन करते हुए कोई वेरिएबल किस वक्त बनता है, ठीक है, किस वक्त कोई वेरिएबल क्रिएट होता है। ये उससे रिलेटेड है कि जिस वक्त प्रोग्राम रन हो। तो प्रोग्राम रन होना शुरू होगा तो जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं ना, ठीक है, वो अच्छा इसके लिए कब कोई वेरिएबल बनता है, कब कोई वेरिएबल खत्म होता है, ठीक है, ये दोनों चीजों का आपको एज अ प्रोग्रामर आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सुलेमान अली शाह, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे में नहीं इधर तो हो जाते, ठीक। ओके, सो अगर उसके लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो फैक्टोरियल की एग्जांपल दी थी उसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो उसके वेरिएबल उस टाइम पे बनते हैं, ठीक है, और जब आप फंक्शन से रिटर्न करते हैं तो उसके वेरिएबल खत्म हो जाते हैं। तो उनकी जिंदगी कितनी है, कॉल से लेकर रिटर्न तक, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल्स की जिंदगी है कि आप ब्लॉक में एंटर हुए, ब्लॉक से निकल गए तो उन लोकल वेरिएबल्स की जिंदगी खत्म हो गई। प्रोग्राम चलता चलता उस ब्लॉक में आया तो कंपाइलर नहीं, अब जब इससे एग्जी बन जाएगी तो उस वक्त वो वेरिएबल क्रिएट होंगे, और जब आप उधर से निकल जाएंगे तो वो वेरिएबल खत्म हो जाएगी। और वो कहां पे बनते हैं, जिस जगह पे बनते हैं उसको हमने नाम दे दिया स्टैक, ठीक है, लोकल वेरिएबल्स, ठीक। जो ग्लोबल वेरिएबल्स है ना वो स्टार्ट से बन जाते हैं। जिस वक्त आपका प्रोग्राम शुरू होता है ना, एक्चुअली जो आपकी एग्जी बनती है उसमें ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए अलग से जगह पहले ही मुख्तस कर दी होती है कि यार ये वाले वेरिएबल जो है ना ये हर एक को चाहिए, ठीक है, ग्लोबल्स एंड स्टैटिक्स, ठीक है, दोनों ये आपको हर एक को चाहिए, तो ये आपने उसके लिए अलग से जगह पहले से ही रख ली होती है। जैसे ही प्रोग्राम चलता है तो प्रोग्राम आपका ये जो कोड है ना ये इन दी एंड बिट्स की फॉर्म में बन चुका होता है जिसको हम एक्जी फाइल कहते हैं। तो उसमें एक हिस्सा आपके ग्लोबल वेरिएबल्स का होता है, ठीक है, और एक हिस्सा आपका कोड होता है, ठीक है। तो ये जब भी मैंने एक्सेस करना है तो आप उन वेरिएबल्स को एक्सेस करें, ठीक। और स्टैक जो है वो बाद में बनता है, जब मैं इस कोड में कोई फंक्शन कॉल करूंगा तो इधर कोई फंक्शन बनेगा, ठीक है, मजीद फंक्शन। तो हम अमूमन उसको मेमोरी के अंदर ऊपर कह रहे होते, ऊपर के एड्रेसेस में होता है, ठीक है, ये नीचे की तरफ ग्रो कर रहा होता है, ठीक। सो ये चीज समझ आ रही कि लोकल्स ग्लोबल्स। अब ये दूसरा बात कर रहा हूं कि कब कोई वेरिएबल बनता है। जब प्रोग्राम आपने एक्जी बना दी, मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, ठीक है, कंपाइल करने से क्या हुआ, कंपाइल करने से वो जहां पर भी ये प्रोग्राम पड़ा था उसके डिबग के फोल्डर के अंदर एक एक्जी बन गई, ठीक है। वो एक्जी जो है जब मैं रन करूंगा, जिस तरह मैं कंट्रोल F5 करता हूं तो वो एक्जी रन होती है। एग्जीक्यूटेबल, एक्जी का मतलब एग्जीक्यूटेबल जो प्रोग्राम ना, वो जब रन होगा तो मेमोरी के अंदर उसके ग्लोबल भी बन जाएंगे और उसका कोड भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वो कोड चलते चलते किसी फंक्शन के अंदर गया तो उसके वेरिएबल स्टैक के ऊपर क्रिएट हो जाएगी। उसने किसी और फंक्शन को कॉल किया, मजीद क्रिएट हो जाएगी, उसको मजीद किया, मजीद क्रिएट होते जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से चीजें चल रही हैं, ठीक है। सो अगर हम ऐसा बना लें कोई प्रोग्राम जो कि अपने आप को कॉल करता रहे बार बार, ठीक है, तो इसका मतलब है वो बार बार मेमोरी मांगता रहेगा, इवेंचुअली जाके मेमोरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, वो कहेगा कि यार ये मेमोरी नहीं रही, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा भाई अब मेरी बात होगी, ठीक है। सो वो आपको, ये हम ऐसे छोटी सी एक्सरसाइज कर भी सकते हैं। लेट्स से कि मैं एक ऐसा फंक्शन लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मे बी जो बार बार कॉल करे अपने आप को। लेट्स से मैं इसी काउंटर को ही ना अब उड़ा देता हूं, ठीक है। सो मैं कहता हूं कि यार ये एक फंक्शन था जो कि जिसके अंदर मैं एक लेट्स से मैं एक बड़ी सी एरे भी बना देता हूं, ठीक है। जस्ट टू एरेज अभी मैंने आपको अलग से नहीं पढ़ाई, मगर इस तरीके जिस तरह वेक्टर होते हैं उसी तरह की एक चीज है, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये लेट से काउंटर ही को कॉल कर देता है दोबारा, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने एक
फंक्शन बनाया जो कि एक एरे उसके अंदर मैंने इसलिए बना दी ताकि मेमोरी जरा जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। और मैंने इसको इसी को ही कॉल कर दिया दोबारा 1 के साथ, ठीक है। सो ये दोबारा जब कॉल होगा तो क्या होना चाहिए असली तौर पे, मैंने एक दफा मेन से कॉल करवा दूंगा तो 1000 की एरे बनेगी इसके अंदर, ठीक है। और ये आपकी एक जगह, फिर उसने दोबारा अपने आप को ही कॉल किया तो एक और दफा कॉल हो गया, फिर इसने दोबारा अपने आप को एक और दफा कॉल। मेमोरी जो है ना 1000 इंटीजर वो खाई जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैं बाहर तो कभी आ ही नहीं रहा, रिटर्न ही नहीं कर रहा इससे, थोड़ी देर बाद ये अपने आप को कॉल करता 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 सारी मेमोरी खा जाएगा। तो मेन के अंदर मैं लेट से मैं काउंटर को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। नाम इसका काउंटर है, बेसिकली इसका अब काउंटर से कोई ताल्लुक रहा नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ कि क्या होगा, ठीक, क्रैश होगी, ठीक है। तो थोड़ी देर चला, उसने कहा कि यार मतलब ऑब्वियसली आपकी मेमोरी जो भी 4 GB 8 GB जितनी भी थी वो एंड पे खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप मेमोरी मांगे जा रहे हैं, तो थोड़ी देर चल के खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो फौरन खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि ये वाले वेरिएबल उसने शुरू में नहीं उसके लिए बना लिए थे, ठीक है। अब इसने इनफाइनाइट टाइम्स अपने आप को कॉल करना था, तो अब ये इनफाइनाइट बड़ी मेमोरी इसको चाहिए थी प्रोग्राम को, ठीक है, क्योंकि हर कॉल के लिए आपको 1000 इंटीजर चाहिए, हर कॉल के लिए 1000 इंटीजर चाहिए, ठीक है। सो ये इसने इनफाइनाइट पहले से तो नहीं बना के रख सकता था। तो ये चीज आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है कि जो रन किया और थोड़ी देर वो कुछ नहीं हुआ और उसके बाद क्रैश हुआ, तो इसका मतलब क्या था कि मैं स्टैक पे 1000 की एरे बनाता गया और एंड पे आपके प्रोग्राम की जितनी जगह थी वो खत्म हो गई और उसने आपको कह दिया कि भाई और मैं नहीं मेमोरी दे सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहा कि यार ये प्रोग्राम जो है ना अपनी रेंज से बाहर, क्योंकि इसकी एक लिमिट होती है कि कितना बड़ा स्टैक है, ठीक, ओके। एक हम इसके साथ बाद में चीज पढ़ेंगे। सो मैं ये आपको क्रूडली आइडिया दे रहा हूं, ये आपको पूरा समझ आता है नहीं आता तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इससे पूछ नहीं रहूंगा आपसे एज इन अ पेपर। लेकिन ये जो हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, जब कंपाइल करते हैं, तो एक उसके हो गए ग्लोबल वेरिएबल्स, एक हो गया कोड खुद, ठीक है, यानी कि जो भी फंक्शन लिखे हैं वो भी कहीं पे कोड है, जो मेल लिखा है वो भी है, वो असेंबली एक लैंग्वेज होती है और उसके बाद मशीन कोड बन जाता है। एक्जी के अंदर ये पार्ट्स होते हैं, कोड और ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। जब ये आप इसको रन करते हैं तो फिर स्टैक बनता है, ठीक है, ये चलते हुए प्रोग्राम का। और स्टैक जो है फंक्शन कॉल होती है तो नीचे बढ़ता है, रिटर्न होती है तो वापस श्रिंक होता है, तो ये बड़ा कम होता रहता है, ठीक है। तो आप कुछ ना कुछ इधर वेरिएबल, इसीलिए जब आप टास्क मैनेजर में जाके देखेंगे तो कुछ आपके प्रोग्राम की मेमोरी कभी ज्यादा हो रही होगी, कभी कम हो। एक तीसरी चीज है, वो है कि हम अगर रन टाइम पे, यानी कि प्रोग्राम चल रहा हो और आप चाहते हैं कि आपको मजीद मेमोरी चाहिए, ठीक है, एक तो आपने लोकल वेरिएबल बनाया ना, फॉर एग्जांपल लेट से आपने एक हॉस्पिटल का प्रोग्राम बनाया जिसमें पेशेंट्स का डेटाबेस था, ठीक है। सो अब जब आपने स्टार्ट किया उस वक्त कोई पेशेंट ही नहीं था, ठीक है। फिर आपका पहला पेशेंट आया, आपने उसके लिए मेमोरी में जगह बना दी कि यार इस पेशेंट का ये नाम है, इसको ये बीमारी है, ये इसकी हिस्ट्री है, वो आपने जो भी चीज थी वो सेव। अगली दफा जब कोई और पेशेंट आया, आपने उसके लिए एक और मेमोरी चाहिए, उसके लिए एक और मेमोरी चाहिए, ठीक है। सो जिस तरह आप वेक्टर में पुश बैक करते जाते हैं, ठीक है, उस तरह आप उस वक्त आप नई मेमोरी क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो बाद में जाके हम देखेंगे कि अगर आपको रन टाइम पे नई मेमोरी चाहिए होती है ना, तो उसके लिए हम दो चीजें पढ़ेंगे, न्यू और डिलीट। मेमोरी लेने के लिए न्यू और डिलीट फॉर डिलीट करने के। और अगर सी पढ़े होते तो उसमें एक और चीज होती थी जिसको मैलक यानी मेमोरी एलोकेट, मैलक और फ्री कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे नहीं लेकिन बट यू शुड नो, ठीक। हाँ, न्यू और डिलीट जो है वो सी यूज कर रहे हो तो मैलक और फ्री करते हैं, अगर C++ यूज कर रहे हो तो न्यू और डिलीट। वो इधर आप ऑपरेटिंग सिस्टम से मांग रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं हीप, ठीक है। तो जस्ट एक नाम है, ठीक है, लेकिन जब मैं सिर्फ बता इसलिए रहा हूं, आपको इस वक्त इसके पता होने की जरूरत ऐसा नहीं भी है, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूं कि ये ना हो कि आप कहीं पे पढ़ें तो आप उसको कहें कि पता नहीं कोई कॉम्प्लेक्स चीज है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। आपको मेमोरी चाहिए होती है, आप न्यू को यूज करके मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम से मांग लेते हैं, वो आपको दे देता है। वो जिधर एलोकेट होती है उसको हम कहते हैं हीप, ठीक है। तो आपके प्रोग्राम की जो सारी मेमोरी होती है ना,
वो ये होती है कि कुछ ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, एक आपका कोड मेमोरी ले रहा होता है, ठीक है, एक आपके लोकल वेरिएबल हैं जो तब मेमोरी लेते हैं जब फंक्शन कॉल होता है, जब रिटर्न होते हैं तो वो मेमोरी फ्री होती रहती है, तो ये बढ़ता घटता रहता है। और हीप भी बढ़ती घटती रहती है डिपेंडिंग ऑन कि आप न्यू करेंगे तो आप इसमें जगह कुछ बढ़ाएंगे और जब आप डिलीट करेंगे तो जगह फ्री करेंगे। तो हम इसको कहते हैं कि ये बॉटम अप ग्रो हो रही है, वो टॉप डाउन ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपके कोई प्रोग्राम मेमोरी खाई जा रहा है तो इसका मतलब है वो उसमें बग्स है, ठीक है। सो अमूमन हमें प्रोग्राम ऐसा नहीं लिखना होता जिसमें बग्स। ओके, सो जो पिछले 15-20 मिनट में जो हमने चीज की वो ये था कि वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है, ठीक है, कि यानी कि वेरिएबल जो हैं वो उनका प्रोग्राम में क्या स्कोप है, किस जगह से किस जगह के अंदर वो विजिबल है, ठीक है। और दूसरी चीज हमने की कि जब प्रोग्राम चलता है तो किस वक्त क्रिएट होते हैं, किस वक्त खत्म होते हैं। सो ग्लोबल वेरिएबल जो है शुरू से ही क्रिएटेड होते हैं और जब तक प्रोग्राम चलता रहता है वो वहीं पे रहते हैं। अगर आपने ग्लोबल बड़ी सी एरे बना ली है तो आपने प्रोग्राम रन स्टार्ट किया, वो उसी वक्त बन जाएगी और वो रहेगी जब तक प्रोग्राम चलता रहता है। आपके जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो जिस वक्त आपका प्रोग्राम में वो वाला फंक्शन कॉल होगा उस वक्त क्रिएट होंगे। वो फंक्शन दोबारा कॉल होगा तो उसके लिए दोबारा क्रिएट होंगे, जिस तरह हमने फैक्टोरियल में किया, फिर दोबारा कॉल हुआ, फिर दोबारा क्रिएट होंगे, ठीक है। सो ये जब कॉल होते रहेंगे तो क्रिएट होते रहेंगे, जब फंक्शन रिटर्न होगा तो वो वाले वेरिएबल फ्री होते जाएंगे। सो ये हमने दो चीजें पढ़ी। और जो स्टैटिक्स हैं वो भी आपका थ्रू आउट जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा स्टैटिक फ्री नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आप दोबारा हो सकता है आपको फंक्शन कॉल करना पड़ जाए और आपको दोबारा वो वाली वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो स्टैटिक भी फ्री नहीं होता जब तक पूरा प्रोग्राम खत्म नहीं होता, ठीक है। सो यहां तक हमने काइंड ऑफ दो ठीक है वेरिएबल से रिलेटेड जो मैं कवर करना चाह रहा था, मैं वैसे तो सोचा था कि मैं 5-10 मिनट में कवर करूंगा, लेकिन मुझे बाद में याद आया कि कुछ और चीजें भी कवर नहीं हुई तो हमने वो भी कवर कर ली। सो हमने स्टैटिक पढ़ लिया, आज कॉन्स्ट पढ़ लिया है, बाय रेफरेंस पासिंग पढ़ लिया, ठीक है, ठीक है। बाकी स्वैप वगैरह तो कोई टॉपिक नहीं है, वो तो एग्जांपल्स थी, ठीक है। सो अगर मैं टॉपिक वाइज देखूं तो हमने स्टैटिक, कॉन्स्ट, बाय रेफरेंस पासिंग, ये 3 चीजें पढ़ी, ठीक है। यहां पर हम 5-1 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम बाकी का क्लास कंटिन्यू करें, ठीक। हाँ